155 पेजेस का फाइनेंस बिल है सर, उसको आप ये तवक्को रखते हैं कि हम 4 घंटे में पूरी तरह से कंप्रीहेंड करके छापेंगे। सर ये टेक्निकल ब्रीफिंग क्यों आप लोगों ने खत्म कर दिया है? अब हर दफा एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होनी चाहिए। आप पूछ लें कि जितने लोग खड़े हैं, आप इनसे पूछें कि मैं 20 सालों में एक दफा भी ऐसे हुआ कि ये ब्रीफिंग ना हुई हो सर। इस पे ये फैसला है कि वो वापस करेंगे क्योंकि ये पहले बात तो सुन ले। एक दफा बात सुन ले यार, ये कोई बात है? चलिए जी, बात आप वापस आए, ये टेक्निकल ब्रीफिंग ही है। जर्नलिस्ट काफी सारे सीनियर के पास मौजूद है आपके सरकारी मुलाजिमीन सीटों पर बरज हमारे सर ये बात यार इनको कहेंगे वापस आ जाए, ये तो कोई बात ना हुई। भट्टू साहब जरा जाए, मना के लाए ना, नाराज कोई हो तो उसे मनाना भी होता है। कहाँ पे? मैं आ जाता हूँ, मैं जाऊँ? चले आप बैठे थे। कैसे हैं जी आप? ठीक है आप? खैरियत से हैं? वालेकुम, कैसे हैं जी आप? ठीक है। नहीं ये बात नहीं है, ये थोड़ा सा सीक्वेंस जो है, अगर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद ही टेक्निकल चीज़ें आगे चलती हैं, ये तो आगे चलना है ना सिलसिला, इसमें कोई कौन सी बड़ी बात है? अच्छा सर, ये अमर ज़िया साहब है सर, आज टीम से सीनियर एंकर बात करना चाह रहे हैं। नहीं जी, इस वक्त का बात नाम के लिए सर, ट्रेडिशंस को भी हमें कई चीज़ें हैं जो हम चेंज कर रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। आई थिंक वी शुड कंटिन्यू, हो या ना ये वापस आ जाए, कोई ऐसी बात नहीं। वी विल कंटिन्यू, हम अपना काम करते हैं। अब चले जाएं, अगर मीडिया में अच्छी बात है, अगर बातचीत करके वापस लाया जा सके तो फिर कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा चलें, हम करते हैं सर, कंटिन्यू नहीं, हम तो कंटिन्यू करें सर। जी बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इमदाद साहब आ जाएं वापस। ये इमदाद साहब को कहिए कि आ जाएं। डीजी साहब, डीजी साहब को और इमदाद साहब को बुला लें, शुरू करने लगे।
अच्छा इट्स ओके। जी कम नहीं, क्या मुज़ाकरात कहाँ कर रहे हैं? FS साहब कर रहे हैं वहाँ मुज़ाकरात? अच्छा, मैं समझाऊँ FS साहब कह रहे हैं कि उधर मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे मुज़ाकरात? नहीं कर रहे हैं, अगर बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं तो ऐसी बात। कमर बासी का आया फ़ोन में। क्या करना है? चेयरमैन साहब भी गए हैं, एक्चुअली आ जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ी अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि पहले से रिक्वेस्ट की कि टेक्निकल ब्रीफिंग होनी चाहिए, लेकिन समाज नहीं हो सकती। ये कहा जा सकता है कि लेट होता है, हम शुरू करेंगे। हम देख रहे हैं उसके बाद अच्छा ठीक है सर। मेरा कहना है सर आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए। जी जी हाँ ठीक है। वो वैसे ऑलमोस्ट मान गए थे, वो डायरेक्टर जो है ना इंफॉर्मेशन तो उसने कह दिया कि हम टीवी से करवा देंगे। दे हैड ऑलमोस्ट एग्री। यहाँ पे ये बताया जा सकता है कि इंडिया में जा रहे हैं ना कि इतना लेट बजट जब होता है वो उसमें डायरेक्टर ये था ना कहना सर उसमें बहुत पता नहीं किधर से आ गया, इनको कंट्रोल किया करें ना आप। जैसे वो हमारे है कहाँ से आया था।
नहीं तो वो सिंपली कह रहे थे चेयरमैन आ जाएं तो हम कर रहे थे बिल्कुल सर, हमने तो मना किया। मान गए तो ये कौन है? ये पी से डायरेक्टर था, ये पीटीओ से करा कहते हैं हम पीटीपी से करा रहे थे आप मैंने कहा फिर आपको हम कर ये अता को बताएं, लेकिन आप आगे और बात में बताएंगे। इसमें सर पर्सपेक्टिव दिया जा सकता है, जैसे मैंने कहा कि 6 बजे के बाद फिर करेक्शंस भी होती हैं, बजट स्पीच जो होते हैं हमारी 8 बजे तक चलती है, तो आज हम इसीलिए आए। क्यों जी? सर शुरू करें। जी बिल्कुल जी। मैं गुजारिश करूंगा वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से कि वो 2025-26 के स्ट्रेटेजिक पहलुओं बेखसूस मईशत को तवाना और फाल बनाने, स्ट्रेटेजिक तब्दीली, वसाइल की बेहतर तकसीम और अवामी रिलीफ के इक़दाम पर आगाह करें। ओवर टू फाइनेंस मिनिस्टर। जी थैंक यू हामिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की बजट स्पीच के बाद मैं सिर्फ ये चाहता था कि इनिशियली सिर्फ 2-3-4 पहलू ऐसे हैं जिन पे फर्दर जो है मैं कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकूं और उसमें थोड़ी सी डिटेल में हम जा सकें, बिकॉज़ बजट स्पीच में जैसे कि आपने कल बड़े पेशेंस के साथ वो सुनी, इट वाज अबाउट 1 hour 45 minutes, लेकिन उसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैं यहाँ उजागर करना चाहता हूँ in terms of the significance of the reforms and in terms of where we are and where we want to go. तो पहली जो मैंने वहाँ जो बजट स्पीच में जिक्र किया था इज वॉज अराउंड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और उसमें कई चीज़ों पे तो आप कई दफ़ा सुन चुके हैं कि हमने टैक्स रिफॉर्म्स में क्या कर रहे हैं। चेयरमैन FBR यहाँ मौजूद हैं, ये इस पे फर्दर आपको डिटेल्स दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और जो सारी ट्रांसफॉर्मेशन जारी है। इसी तरह जो एनर्जी रिफॉर्म्स हैं उस पर मैंने बड़ी कल मुफस्सल गुफ्तगू की। प्राइवेटाइजेशन, SOE रिफॉर्म्स के बारे में बात हुई, पेंशन रिफॉर्म्स के सिलसिले में बात हुई, लेकिन जो कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात की गई वॉज अराउंड द टैरिफ रिफॉर्म्स, और मैंने कल उसको ईस्ट एशिया मूवमेंट भी उसको कहा, बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम वी ऑल अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए ये 2 चीज़ें हैं इस टैरिफ रिफॉर्म्स के सिलसिले में। पहली बात तो ये है कि जो ओवरऑल प्रोटेक्टेड रजीम है उसको चेंज किया जाए। जब प्रोटेक्शन को और वॉल्स और प्रोटेक्शन आप नीचे लेकर आते हैं तो उसकी इकॉनमी में एक बेहतर रिसोर्स एलोकेशन होती है, उसकी कैपिटल एलोकेशन बेहतर चलती है, उसकी ह्यूमन रिसोर्स एलोकेशन बेहतर चलती है। दिस द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। लेकिन हाउ डज दिस हेल्प द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल कि ये जो हमने इतने बड़ी टैरिफ रिफॉर्म की बात की है, और मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से हूँ, मेरे साथ चेयरमैन FBR बैठे हैं, तो लोग तो हमारे से ये पूछते हैं कि ये तो आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इस मुल्क को एक तरीके से आगे लेकर जाना है और ऑन अ स्ट्रक्चरल बेसिस हमने एक्सपोर्ट लेड डिस्कशन की तरफ जाना है, जो हम बार बार कहते हैं कि वी आर गोइंग टू चेंज फंडामेंटली द DNA ऑफ द इकोनॉमी, ताकि जब हम ग्रोथ की तरफ जाएं तो वी डोंट गेट इनटू ए डॉलर सिचुएशन, वी डोंट गेट इनटू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, सो दैट वी कैन कंटिन्यू टू ग्रो एट अ सर्टेन पेस व्हिच इज एक्सपोर्ट लेड। अब उसमें मैं जो कुछ हम इकदाम हमने उठाए हैं और एज पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन वी आर देयर, तो मैं उस पर थोड़ी सी डिटेल में जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखे ओवरऑल 7000 टैरिफ लाइंस हैं। अब उसमें से आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि 4000 टैरिफ लाइंस में एडिशनल कस्टम ड्यूटी को ज़ीरो कर दिया गया है। उसमें से 2700 जो टैरिफ लाइंस हैं उनमें कस्टम ड्यूटीज़ को कम किया गया है, और ओवरऑल जो 2000 टैरिफ लाइंस हैं दोज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद दोज रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएरी गुड्स, जिसके बेसिस पे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि उनकी कॉस्ट रिडक्शन होगी, जिससे वो competitive होंगे and they will be able to export more इंशाल्लाह as we go forward। ये मैं बात कर रहा हूँ ईयर 1 की।
और हम इसको बतदरीज इसको लेकर जाएंगे टुवर्ड्स ए मोर देन 4% रिडक्शन इन ओवरऑल टैरिफ रजीम इन पाकिस्तान। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है, बिकॉज इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स हम थोड़ा सा हमारे जहन से निकल जाता है कि ये कितनी बड़ा रिफॉर्म है जो इन द लास्ट 30 years हैव नॉट बीन डन। तो इसलिए आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस इज़ एब्सोल्युटली क्रिटिकल कि इसको समझा जाए कि ये फ्रॉम ए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर्सपेक्टिव इट्स ए ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड और इंशाल्लाह हम इसको आगे भी लेकर जाएंगे। दूसरा जो मैंने कल जिक्र किया वो जिक्र किया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। बिकॉज देखें जो कुछ हमारी फिजिकल स्पेस में अवेलेबिलिटी थी, सैलरी क्लास की बात हुई है, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज़ कि जितनी फिजिकल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। लेकिन आपने सारी वो स्लैब्स की डिस्कशन देखी है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है कि वेयर डू वी वांट टू टेक द सैलरीड क्लास, डिफरेंट स्लैब्स ऑल्सो एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ दैट सैलरी क्लास। इसी तरह मिड साइज कॉर्पोरेट से हम शुरू हुए हैं कि उनका जो सुपर टैक्स है उसकी जो हमने रिडक्शन शुरू की है, even if it's 0.5%, it's an important signal that we have given. Transaction cost को कम किया जाए, whether it's on the buyer side, और देखिए ये buyer side और seller side का ये हमने उसको रीएलोकेशन की है ताकि सेलिड साइड में तो फिर भी कैपिटल गेन्स आता है, बायर साइड को तो हमें रिलीफ देनी चाहिए। तो उसमें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम की गई हैं वो बायर साइड पे की गई हैं। इसी तरह जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म किया गया है उसमें भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने की बात की गई है। और हम उस पर नहीं रुके हैं कि अगर किसी को अपना घर बनाना है, ख़ास तौर पे 5 मरले पे और छोटा घर बनाना है, तो उसमें जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग वाली जो बात है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स एज इम्पॉर्टेंट एज द फिजिकल साइड ऑफ थिंग्स कि हमने टैक्सेशन साइड पे क्या करना है। और उसकी फाइनेंसिंग के लिए जो कल बजट स्पीच में बात की गई कि कितना ये कर्ज मुहैया किया जाएगा, और वो हम स्टेट बैंक के साथ मिलकर इंशाल्लाह उस स्कीम को आगे लॉन्च करने वाले हैं। उसी में आगे फिर मैं बात करूंगा कि एग्रीकल्चर साइड पे, क्योंकि उस पर भी बहुत बात हो रही है। देखिए ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था कि इस साल हमने जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पे टैक्स, एडिशनल टैक्स आयद करना था, दिस वाज अ स्ट्रक्चरल बेंचमार्क। और उसकी वजह सिंपल ये थी कि जितनी एग्जेम्पशन रजीम्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक वी नेगोशिएटेड दैट विद द फंड कि ये अब एडिशनल जो टैक्स लगना था, जो वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल इनपुट्स इनटू एग्रीकल्चर, उस पर ना लगाया जाए। तो सो अगेन दिस इज़ ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। उसमें भी फाइनेंसिंग की बात की गई है कि जो एग्रीकल्चर का जो फाइनेंसिंग ग्रोथ है वो हमने कल बजट स्पीच में उसका जिक्र किया, और ख़ास तौर पे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए जो कर्ज़ादार दिए जाएंगे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल। अब मैं लास्ट चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, और उसके बाद हम आपके जो भी सवालात होंगे उसका इंशाल्लाह टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी उसका जवाब देंगे। कि जो कल भी मैंने बात की थी अराउंड कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट। देखिए मैंने कल बजट स्पीच में ये कहा था कि पिछले साल जब हम इस वक्त यहाँ बैठे थे तो उस वक्त भी बात ये हो रही थी कि आपने इतने एडिशनल टैक्सेस लगा दिए हैं, इतने एडिशनल मेजर्स लगा दिए हैं, वो हमें लगाने पड़े। और उसकी वजह ये थी कि जब हम बैनुल अक़वामी इदारों से बात कर रहे थे तो हमारी बात मानने के लिए दी गई है, उसमें जो एडिशनल टैक्सेस लगाए गए हैं या एडिशनल मेजर्स जो लिए गए हैं वो 312 बिलियन के करीब है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि 2 ट्रिलियन रुपए में हमने उसमें ऑटोनमस ग्रोथ है और इन्फोर्समेंट का मेजर है।
और मैं इसमें ये बड़ा एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव एजेंडा। तो लेजिस्लेटिव में जाएंगे, जो दोनों ऐवानों से बात करेंगे, और अगर ये जो लेजिस्लेटिव हमें अमेंडमेंट्स चाहिए टू इंश्योर द इन्फोर्समेंट इंशाल्लाह एज वी गो फॉरवर्ड, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होगी। बिकॉज दो ही हमारे पास तरीके हैं कि या इन्फोर्समेंट कर लें, और अगर हम इन्फोर्समेंट नहीं कर पाते तो फिर एडिशनल मेजर्स लेकर आए 400-500 बिलियन के। तो इसलिए जब हम पार्लियामान में जाएंगे, मेरी उनसे यही गुजारिश होगी कि हमें वो इनेबलिंग जो अमेंडमेंट्स चाहिए, जो हमें इनेबलिंग लेजिस्लेशन चाहिए, उसमें आप हमारी मदद करें ताकि हमें एडिशनल मेजर्स ना लेने जाएं, ताकि जो लीकेज है सिस्टम में उसको रोका जा सके, और उसके बेसिस पे हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। तो ये मैं कुछ गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता था, इन एडिशन टू व्हाट आई सेड इन द बजट स्पीच। बस इसके बाद जी हम विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर जी। बहुत शुक्रिया जी। ये 7% पेंशनर और 10% तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। जी जी। नंबर 1, क्या ये पेंशन के साथ ज्यादती नहीं है? दूसरा मेरा सवाल, 7 साल में पिछले साल में मैंने ये कहा था कि किसानों के, क्योंकि खुद बहुत बड़े जमींदार हैं, तो किसानों के साथ जो हो रहा है, तो आपके उसमें चले आप शायद तो न समझे, उन्होंने तो उधर ही जाना है वापस, क्योंकि ये चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, फिनांस सेक्रेटरी भी हैं, उसके अलावा इंडस्ट्री प्रोडक्शन के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो मैं 97 में इनके फादर साहब जब तक अंकल थे, मैंने उनके साथ इंडिया गया, तो इंडिया में उस वक्त भी जमींदार थे जो इधर पहले काम करते थे। तो किसानों का मेरा सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन है, किसानों के साथ ये क्यों ज्यादती हो रही है, और चीनी माफिया को तो आप ही कंट्रोल नहीं कर पाए। अच्छा, तो आपने कोई एक सवाल नहीं, कई सवाल पूछे हैं, लेकिन आई थिंक इट्स ओके। उसकी मैं पहले एक दो चीज़ें मैं कहूँगा, और फिर मैं चेयरमैन एफबीआर और सेक्रेटरी फाइनेंस साहब को कहूँगा कि वो भी इसमें पिच इन करें अपने व्यूज़ के साथ। देखिए, जहाँ तक तनख्वाहों और पेंशन का ताल्लुक है, जैसे डायरेक्ट लिंकेज विद इन्फ्लेशन, और हमने पिछले साल एज यू नो कि हमने कितनी तनख्वाहें बढ़ाई थी, इस साल क्या उसका जिक्र हुआ। इसी तरह पेंशन का भी जो सिलसिला कार है वो डायरेक्टली हमने इन्फ्लेशन के साथ लिंक करना है ना जी, कि जितनी इन्फ्लेशन है उसी को सीपीआई के साथ लिंक करना है। बिकॉज देखें, जो पेंशन रिफॉर्म्स की बात हो रही है, आप तो बात कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन जो पेंशन रिफॉर्म्स की मैंने बात की है, जो कई हमारे दोस्त अहबाब कहते हैं कि जी आपने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन उस पेंशन को, लेगेसी पेंशन को भी हमने सीपीआई के साथ लिंक किया। तो कोई तो बेंचमार्क होना चाहिए ना, कि अगर 7% है, क्यों 7% है, ये 15% क्यों नहीं होनी चाहिए, ये 2% क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन इफ द हेडलाइन इन्फ्लेशन इज अराउंड 7.5%, आई थिंक इज द राइट थिंग टू डू, बोथ एट द सैलरी लेवल, जिनको हमने आगे लेके जाना है, और ख़ास तौर पे जो पेंशनर्स हैं उनको हमने आगे कैसे लेके जाना है। और उसी सिलसिले में जो आपने बात की है एग्रीकल्चर की, देखिए मैं आपको दोबारा ये कहूँगा, और ये मकसद नहीं है कि हम कोई अपनी ऐसी बात करें कि फेडरल गवर्नमेंट का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट, मैंने कल भी कहा, एग्रीकल्चर हैज़ बीन एंड इंशाल्लाह विल रिमेन इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर द इकॉनमी। तो इस दफ़ा जो दो चीज़ें हैं उसमें, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, एंड डेयरी एंड लाइफ स्टॉक इज़ अबाउट 60% ऑफ द एग्रीकल्चर जीडीपी, जो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। और चूँकि मैं एक ऐसे बैंक से मेरा ताल्लुक़ रहा है कि हमने HPL उस वक्त ज़राई सर्विसेज को ज्वाइन किया, ताकि स्मॉल फार्मर्स और ये जो मिडल मैन और जो आड़ती का जो कंट्रोल है उसको कम किया जा सके। तो आई थिंक उसमें जो इस वक्त मेजर्स लिए जा चुके हैं कि हम स्टोरेज को बढ़ाएं, हम इसमें फाइनेंसिंग को बढ़ाएं, जो छोटे किसान हैं उनकी जो फाइनेंसिंग है उसको बढ़ाएं। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट मेजर्स, और ये हम सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे, बिकॉज आई डू थिंक इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल कि हम इसको इस तरह आगे लेकर चलें कि जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं
उसमें पॉलिसी बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, इसीलिए मैंने कल सीड और सीड टेक्नोलॉजी की बात की, मैकेनाइजेशन की बात है और इसमें आगे फाइनेंसिंग की बात है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो फेडरेशन को इंशाल्लाह आगे लेकर जानी है और हमने अगले साल की जो ग्रोथ की है वो इसी बेसिस पे उसको प्रोजेक्ट किया है कि ये सारी चीज़ें आर ऑलरेडी इन वर्क एट दिस पॉइंट इन टाइम। क्योंकि आपने बोसाल साहब को ख़ास तौर पे एड्रेस किया है तो मैं कहूँगा कि ये भी आपका जवाब ज़रूर दें इसका। बहुत शुक्रिया जी। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी जिक्र कर दिया। हमारा जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पे जो टैक्स था ये एक्चुअली पिछले साल लगना था जून 2024 में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की ख़ास तौर पे हिदायत पे उस वक्त हमने ये बात की IMF के साथ कि इसको जो ज़राअत की प्रोटेक्शन के लिए इसको ना लगाया जाए। और फिर हमारी ये एक तरह से उनके साथ कमिटमेंट थी कि हम इसको इस साल से इसको हम नाफिज करेंगे। लेकिन अगेन और ये उनका IMF का स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था। सो देखिए, जहाँ तक इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़राअत के हवाले से सूबों ने कर दी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे फाइनेंस साहब कह रहे थे, जैसे एग्री फाइनेंसिंग है या कुछ टैक्सेस हैं, PD है या बाकी टैक्सेस हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के परव्यू में आते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट ने उस लिहाज से आप डिस्पाइट बीइंग IMF इसको IMF से रिक्वेस्ट की और अभी कुछ नहीं बैठे इस पे टैक्स ना लगाया, आई थिंक इज एक बहुत बड़ी कामयाबी है नहीं अभी किस चीज़ के लिए बात जाना है। और दूसरी बात जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी की है कि फाइनेंसिंग के हवाले से आते हैं, लेकिन आप उसके हवाले से भी काम हो रहे हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स बनाई है एग्रीकल्चर में, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी इसको वो स्टीयर कर रही है। और उसमें जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि बहुत सी ऐसी तजावीज़ आ रही हैं, बहुत सी ऐसी तजावीज़ आ रही हैं जिनको सामने रख के आप एक एटलीस्ट फेडरल लेवल से इस सारी एफर्ट को कोऑर्डिनेट करें टू प्रमोट एग्रीकल्चर। और जैसे आपने कहा कि मैं तो बिल्कुल एग्रीकल्चर के साथ और मैं भी ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ सीरियस नोट, ईद उल अज़हा पे कमालिया टोबा टेक्सर में ही था, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। तो वहीं से आए आप, तो ज़राअत से मेरा भी थोड़ा बहुत ताल्लुक़ ज़रूर है। जी ये है कि पहली बात तो यह है कि हेड्स ऑफ यूनियन कल आपने नेशनल असेंबली में इतनी बड़ी डिसीजन ली ऑन स्टार्ट के बावजूद बहुत ही कंपोज वे में आपने अपना एड्रेस डिलीवर किया and you are absolutely clear in your improvement. Let me appreciate that. सर गुजारिश ये है कि इन्फ्लेशन के बारे में आपकी जो फाइंडिंग्स हैं और जो वर्ल्ड बैंक की जो फाइंडिंग्स हैं उनमें बहुत बड़ा क्रैश है। आपने जो लोगों की सैलरी बढ़ाई है और ख़ास तौर पे जो सरकारी मुलाजमीन की 10%, वो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है उससे वो मेल नहीं खाती। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या गवर्नमेंट के पास इतने ही रिसोर्सेज की लिमिटेशन है कि लिमिटेड है कि वो इस मामले पे थोड़ा सा हौसला करती, क्योंकि कल आपने देखा सरकारी मुलाजमीन जो थे देवर आउटसाइड ऑन द रोड्स और देवर डिमांडिंग के 50% किया जाए, और आपने बहुत अच्छा किया कि 6-7% 7% से जम करके आपने 10% किया। अगर इसको थोड़ा सा इतना कर देते हैं कि उनकी जो डिमांड है उनके कहीं करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन गुजारिश है कि आपने फिर पेंशनर वो बेचारे तो मजलूम लोग हैं जिनसे आप बहुत खफा हैं। आई नो दैट कि पेंशन का जो इस वक्त स्केल है, जो लेवल है, वो इतना है कि गवर्नमेंट के सेक्रेटरी का बहुत कुछ है, लेकिन सिंस दे आर ड्राइंग दिस मनी और आप दे रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई नजर कदम होनी चाहिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं करना चाहता था, एफबीआई के चेयरमैन साहब तशरीफ ले गए, आ जाएंगे। आपने मिनिमम जो सैलरी है वो रखी है 37,000 रुपीज ए मंथ। मैं चाहता हूँ गुसाल साहब बना दें, आप बना दें एक ऐसा शख्स जिसके नो दैट कि पेंशन का जो इस वक्त स्केल है, जो लेवल है, वो इतना है कि गवर्नमेंट के सेक्रेटरी का बहुत कुछ है, लेकिन सिंस दे आर ड्राइंग दिस मनी और आप दे रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई नजर कदम होनी चाहिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं करना चाहता था, एफबीआई के चेयरमैन साहब तशरीफ ले गए, आ जाएंगे। आपने मिनिमम जो सैलरी है
वो रखी है 37,000 रुपीज ए मंथ। मैं चाहता हूँ खुशहाल साहब बना दें, आप बना दें एक ऐसा शख्स जिसके 2 बच्चे हैं, जिसकी बीवी है, जिसके घर में जरूरतें आपको पता ही क्या है। क्या ये 37,000 रुपए में किसी एक छोटे से घर का बजट बन सकता है? और एक छोटा सा सवाल और है कि क्या आप इकोनॉमी को डिजिटल की तरफ ले जा रहे हैं, या ये लॉन्ग रन चूँकि हमारा बहुत बड़ा कैश का इनफ्लो है, तो क्या ये कैश इकोनॉमी हमारी चलेगी और ये कब तक इसके बारे में सूरत आबादी हो सकेगी? थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया जी आपके सवालात का। देखिए, कोई सैलरी की बात हो, पेंशन की बात हो, अच्छा मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि उसका कोई बेंचमार्क होना चाहिए ना। तो मैंने तो पहले जिक्र किया कि 50% बजाय 100% कर दें, उसको 200% कर दें। लेकिन जहाँ भी हम वैदर इस प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, उसको हमने किसी चीज़ के साथ बेंचमार्क तो करना है। अगर हम कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ रही है, तो उसी तरह जो वेदर सैलरी और पेंशन हैज़ टू बी बेंचमार्क विद इन्फ्लेशन। ये कोई पाकिस्तान का रूल नहीं है, सारी दुनिया में और गाँव में जो आलम है उसमें ऐसे ही बेंचमार्क होता है कि इन्फ्लेशन के साथ उसको लिंक किया जाता है, वेदर इज़ द प्राइवेट सेक्टर और द पब्लिक सेक्टर। सो आई थिंक दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। और दूसरी बात जो आपने अभी जिक्र किया है, आई थिंक ये भी एक यहाँ फाइनेंस सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं कि हमारे पे जो एक चीज़ पुश बैक आता है कि आप टैक्सेस तो बढ़ा रहे हैं, इस दफ़ा हम नहीं बढ़ा रहे। इससे मैंने कहा 2 ट्रिलियन में से इसको ज़रा देख लीजिए जी कि कहाँ से ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम तो उसको, और ये बात दुरुस्त है कि अगर टैक्सेशन को जो है अगर बढ़ाते हैं या कंप्लायंस की तरफ जाते हैं, कि गवर्नमेंट का जो अखराज है, जो उसके जो अखराजात हैं वो क्यों नहीं कम हो रहे। आई थिंक इज़ द राइट पुश बैक। तो इस दफ़ा अगर आप देखें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ गॉन अप बाय 1.9%, राइट। और ये मैं इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि जो इन्फ्लेशन है वो तो हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी भी 7.5% है। इसमें हमने सब्सिडीज़ कम की हैं, हमने डेट सर्विसिंग कॉस्ट कम की है, और कुछ अखराजात हमने बढ़ाए हैं बिकॉज उनकी इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। बट दिस इज़ आवर रिस्पॉन्स बैक टू दोज पीपल हु आर पेइंग टैक्सेस इन दिस कंट्री कि आप अपने जो फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात हैं उनको क्यों काबू में नहीं ला रही। तो ये हमारी रिस्पॉन्स है कि इस दफ़ा 2% से कम हमारे अखराजात बढ़े हैं। तो बाकी तो सर बात ये है कि जितना मर्ज़ी हम देते जाएं, और अगर फिस्कल स्पेस हो नंबर 1 तो हम उसको कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर जितनी चादर है उसी के मुताबिक हमने आगे चलना है ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ये जो कुछ दे रही है, जो कुछ दे रही है, ये समझने की बात है, ये कर्जे लेके दे रही है। बिकॉज वी स्टार्ट विद द डेफिसिट, वी स्टार्ट विद द डेफिसिट। तो कर्जा जो बात होता है कि आप और आपके कर्जे बढ़ गए हैं, तो अगर हम ये 1.9%, और ये आपको शायद फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को मैं 1 मिनट में कहूँगा कि ये बताएं कि पिछले कुछ सालों में हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो किस तरह बढ़ते रहे हैं, और इस दफ़ा हमने जो 1.9% की बात की है, ये किस तरह हम यहाँ पहुँचे हैं। और अगर नहीं पहुँचेंगे तो ये कर्जे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, विच इज़ नॉट द राइट वे एंड इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर दिस कंट्री। तो मैं जी अगर आपको 1 मिनट के लिए फ्लोर दूँ। बहुत शुक्रिया। आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बात कर दी है जी। हमारा अगर आप इस साल का देखें एक्सपेंडिचर का ट्रेंड्स, एक्सपेंडिचर के जो ट्रेंड्स हैं वो अगर आप देखें तो इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर का अटेनमेंट हो नहीं सकती। और वो भी आप अगर देखें तो उन जगहों पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है जहाँ पे हमारी क्रिटिकल नीड थी। और अगर आप जैसे फाइनेंस मिनिस्टर आपको बता रहे थे कि 2% एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट का, सो इससे ज़्यादा फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो नहीं दिखाया जा सकता। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखूँगा जो रनिंग ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट की हैं पिछले चंद सालों की, और उसमें जो 2021-22 से जब हम 2022-23 में गए
तो हमारा रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 16% से बढ़ा, 15.9% टू बी प्रिसाइज। और 2022-23 से 2023-24 में जब हम गए तो हमारा एक्सपेंडिचर रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 23.6% बढ़ा। हम जब 23-24 से 24-25 में गए तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 12.2% बढ़ा, और अभी हमारा सिर्फ 10.3% बढ़ा है, जिसमें 7.5% आपकी इन्फ्लेशन है और प्लस आपकी सैलरी इंक्रीज है। सो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि फिस्कल डिसिप्लिन आपके ओवरऑल अपने रेवेन्यूज़ को देखना है, रिसोर्सेज को देखना है, और आपने कोशिश करनी है कि आप उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर रहें और आप बोरिंग कम से कम करें। जी, आपका ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसमें हमने इस दफ़ा एक दो जो इक़दाम लिए हैं उसमें बोथ ऑन द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और उसके अलावा जो हमने जिक्र किया है, इसमें ये फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट, तो हमने कहीं से तो शुरू करना था ना, तो इसलिए हमारा बड़ा क्लियर है कि अगर 9.4 ट्रिलियन या उससे ऊपर कैश की इस वक्त इकॉनमी चल रही है, उसको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर आना है, और उसमें कई तजवीज़ात ऐसी हैं जो इस वक्त दीज आर वर्क इन प्रोग्रेस। सो वी हैव टेकन 2 वेरी कॉन्क्रीट मेजर्स अराउंड दिस। लेकिन मैं अगर जब अगर मैं डॉक्टर नजीब को कहूँ कि ये अभी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया है टू मूव टवर्ड्स डिजिटल इकॉनमी, और उस पर अगर आप मुख्तसरन ज़रा इस पे बात कर सकें, बिकॉज आई डू थिंक इट्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल फ्रॉम बोथ साइड्स, वन इन टर्म्स ऑफ मूविंग द डिजिटल इकॉनमी, लेकिन उसका ये है कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम बढ़ेंगे, तो इस पर ज़रा मुख्तसरन इस पर बताइए जी। आप बताएं कि कैशलेस या कैश को कम कैसे करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, देखें, इस बजट प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा करीब कर लें ताकि इस बजट प्रोसेस के अंदर हमने जो डिफरेंट चीज़ की थी वो स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्ट किया था, बिजनेसेस को भी सुना था, यूज़र्स को भी काफ़ी सुना था, बिजनेस को समझ के हमने सजेशंस प्रपोज किए। जो डोमेस्टिक ई कॉमर्स है उसमें 2 चीज़ें सामने आई थी कि बहुत सारे ई स्टोर्स थे जो अपनी आउटसाइड द बुक्स सेल करते थे, और वो बाइकियाज के थ्रू और कोरियर्स के थ्रू कैश पे डिलीवरी करते थे। उस पर सेल्स टैक्स कई केसेस में चार्ज हो जाता था और वो सेल्स टैक्स जमा भी नहीं होता था, और इकॉनमी जो है वो कैश बेस्ड चल रही थी। उसको हमने डोमेस्टिक ई कॉमर्स का एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया ताकि डिजिटलाइजेशन को, जो लोकल इकॉनमी हमारी डिजिटलाइज हो रही है, उसको हम किसी तरह से प्रॉपरली रेगुलेट भी कर सकें और उसमें उनके बेनिफिट के लिए चीज़ें करें। अब उसके अंदर जो स्मॉल बिजनेस, जो SMEs जो उन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के थ्रू सेल कर रहे थे या वेबसाइट्स के थ्रू सेल कर रहे थे, वहाँ पे उनको मुश्किल थी, उनको नहीं पता था उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, वो सेल्स टैक्स की कंप्लायंस कैसे करेंगे, उनको FBR तो तंग नहीं करेगा। तो हमने उनके लिए एक सिंपल रिजीम सजेस्ट की कि अगर आप सेल करते हैं तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट को या उस ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जहाँ पे आप जिसके थ्रू सेल कर रहे हैं वहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन NTN ले लिया करें। NTN के बाद हमने उन्हें कहा कि जी आप 0.25% पे अपना टैक्स दे दिया करें, और वो या तो कोरियर के थ्रू कलेक्ट हो या बैंक के थ्रू, वो डिपेंड करता है मोड ऑफ पेमेंट क्या है, और वो आपकी फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी होगी। आपको FBR से मज़ीद इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से सेल्स टैक्स, वो कल कोई मैंने मीडिया में देख रहा था न्यूज़ में कि 18% सेल्स टैक्स नहीं चार्ज किया जा रहा उसके ऊपर, वही सेल्स टैक्स रेट है जो किसी आप फिजिकल आउटलेट से ले जाएं। तो ये हमारे डोमेस्टिक हमने फ्रेमवर्क बनाया ताकि हमारे स्मॉल बिजनेसेस, लड़के लड़कियां जो घर से बैठ के बिजनेस करना चाहते हैं वो एक डिफाइंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत काम करें। अच्छा, उसके अलावा हमने जो आपने देखा होगा डिजिटली सिर्फ हमारी लोकल इकॉनमी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, ग्लोबल डिजिटल फ्रेमवर्क भी तब्दील हो रहा है। और ग्लोबल डिजिटल फ्रेमवर्क के अंदर आप देखें कि हमारी जो पाकिस्तान का टैक्सेस राइट है वो एरोड हो रहा है जाते हैं, और पाकिस्तान की इकॉनमी श्रिंक होती जाती है, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर सेल नहीं कर पाते होते हैं। तो इस सिचुएशन को टेलर करने के लिए जिस तरह से यूरोप ने ये एक डिजिटल सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस किया कि अगर अमेरिका से सर्विसेज यूरोप की मार्केट में सेल हो रही हैं तो वो यूरोप में टैक्स दें, तो पाकिस्तान में न सिर्फ सर्विसेज आ रही थी लेकिन गुड्स भी आ रही थी।
और पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरर सेल नहीं कर पा रहा था, वहाँ हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गई। तो हमने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान की मार्केट अवेलेबल है बाकी मुल्क के लिए, वो अपनी गुड्स यहाँ सेल करें, लेकिन वो हमें भी वो टैक्स दें। आई थिंक ये तो मैं सिर्फ ये सिर्फ ये कहना चाहूँगा जी, जो मैंने पहले बात की ना डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल की, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमने ये कुछ एडिशनल स्टेप्स हमने लिए हैं और हम इसको बतदरीज आगे बढ़ाते जाएंगे टू मूव टवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी फॉर द सिंपल रीज़न वी ऑल्सो हेल्प्स अस विद द डॉक्यूमेंटेशन। तो ये साहब से मैं पूछना चाह रहा था कि उनकी जो पोस्ट बजट आपकी ब्रीफिंग है वो क्यों नहीं हुई इस वक्त पर, जिस पर ये इतराज़ किया जा रहा है? वो आई थिंक अभी जो बजट के सिलसिले में आप पहले बजट के सिलसिले में बात कर ले, फिर उसको एड्रेस करेंगे। और बताइए जी। शहबाज साहब बैठ जाए, सवाल जी जी एक रवायत रही है कि ये जब मामला होता है तो मिनिस्टर साहब पूरे दिल का मुजाहरा करते हुए छोटी सी बात करते हैं सारे मामला। सर ये इशू खत्म हो गया, मिनिस्टर साहब ये इशू हमारा खत्म हो गया, जरूरत नहीं है इशू रिजॉल्व बजट की तरफ हम आ जाए। जी इधर सर जी दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपने कहा कि पॉपुलेशन को एनएफसी के रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन से डील नहीं कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट कैसे अकेले ये फैसला ले सकती है सूबों से पूछे बगैर? नहीं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एनएफसी को डील नहीं कर रहे हैं। नहीं फिर मेरी साथ साथ सुनते जाएं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो सूबों के मुशावरत के बगैर होगी। मैंने दो चीज़ें बात की हैं अराउंड एनएफसी। वन इज़ कि हमने जो उस पर जो नॉमिनेशंस हैं वो मंगवा ली हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट कर दी है। दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद ऐलान किया है कि अगस्त में एनएफसी कमीशन को बुलाया जाएगा, उसको देखा जाएगा। हो सकता है वो उससे पहले भी चीज़ आ जाए। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती इंक्लूडिंग द नेशनल फिस्कल पैक्ट विच वी हैव साइंड विद द प्रोविंसेस, बिकॉज वो रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, गवर्नेंस, तीनों चीज़ों पे हम ऑलरेडी एक चीज़ साइन कर चुके हैं। तो वो भी सूबों की मुशावरत से हुई है, हर चीज़ सूबों की मुशावरत से होगी। आप उसका फिक्र ना करें, आगे चलें। आज की एक खबर हमने देखी है कि बिजली के बिल्स पे 10% से चार्ज लगाने का फैसला किया जा रहा है। अच्छा जी, ये खबर दुरुस्त है सर? ये खबर कहाँ से आई है जी? मैंने अखबार में देखी। अच्छा, फिर ये आपने देखी है तो आप ही उसका जवाब दें, क्योंकि जब मैंने अगर बजट में कोई ऐसी बात नहीं की है स्पीच में, और अगर फाइनेंस बिल आपके सामने आ जाएगा तो सिर्फ अखबारों में तो बात नहीं हो सकती। जी आगे जी, ये बात पूरी हो जाने दें, बात पूरी होने नहीं सर, कोई ऐसी चीज़ नहीं बता यार, ऐसी कोई चीज़ नहीं। बिजली पे तो आपको पता है गवर्नमेंट की डायरेक्शन जनरली रेट कम करने की है, तो किसी किस्म का कोई एडिशनल सरचार्ज लगाने की कोई ना डिस्कशन है ना कोई फैसला है। बताइए सर, आखिरी सवाल। आप अपने कॉलीग का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें ना, उनकी बात मुकम्मल होने है। डीजी साहब जरा आप रेगुलेट कर लेना, क्योंकि अगर एक दोस्त बात कर रहे हैं तो दो दोस्त तो इकट्ठे बात नहीं कर सकते। ये तो अपनी मर्जी के लोगों को देगा। नहीं मर्जी नहीं देंगे सर, सवाल है। यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं। नोटिफिकेशन आया जिसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है सर। इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद, या क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाब? एक तरफ 30,000 सैलरी निकलती किसी, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है सर। ये आपका ये नहीं, मैं सुन लेना बात, साथ साथ सुनते जाएं। हाँ मुकम्मल कर ओके। तो अगर आप, क्योंकि सारे आप खुद इस चीज़ को कवर करते हैं और करते रहे हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आप, तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि आखिरी दफ़ा whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, उनकी सैलरीज़ को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016 में
आज 2025 है। अगर हम आज आप सर बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन, प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन, उनका 10% होना चाहिए, 15% होना चाहिए, 20% होना चाहिए, तो इन पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर आप हर साल कम से कम और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6%, 2016 में ये हुआ, आज 9। सर आप इसको मैं कहूँगा काइंडली कि इसका CAGR निकाल लीजिए, आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज़ ना हुई हो। ये है उस एकदम का जवाब। आप बताइए सर। सैयद मुश्तफा इमाम मसी से मैं आपको सिर्फ एक चीज़ को आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आप ये देखें कि आपने अभी निचकारी का जिक्र किया, आपने 40 से 50 हज़ार निचकारी उसमें लेकर आ रहे हैं। एक तो उनके ये बता दीजिए कि कौन कौन से हैं, अगर कोई आपके पास ऐसी वो है। दूसरी बात ये है कि आपने तनख्वाहों में आपने 10% का इजाफा किया सरकारी मुलाजमीन है, पेंशन में 7%, तो उनको पेंशन वालों को भी अगर आप 10 कर दें तो मेरा ख्याल है उसमें कोई इतनी वो नहीं होगी। और दूसरा ये है कि आप जब 10% बढ़ा रहे हैं, आपका ये किडनी जो है एक एग्जाम्पल है कि उसको 3-3 महीने 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपके नाक के नीचे एक इदारा है वो उसका ये हाल है, बाकी वो क्या होगा। और दूसरा ये है एक आखिरी कि नेशनल बैंक के पेंशनर जो है पिछले 15 साल से वो मतलब आपकी तरफ देख रहे हैं, उनका केस अदालत में गया, अदालत से जो है उनको मतलब नोटिस भी हो गया प्रेसिडेंट साहब को, उसके बावजूद जो है उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। देखिए अमल दरामद जो है, अमल दरामद तो होना ही पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड पीरियड। तो इसलिए दैट इज मस्ट बी इन द प्रोसेस। मेरे पास उसका नहीं है, मैं नेशनल बैंक वालों से पता कर लूँगा। बाकी बैंकों का भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया था, वो गॉट इम्प्लीमेंटेड। इट्स एज सिंपल एज दैट, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड पीरियड। और इस नहीं, देखिए सैलरीज का मैंने पहले जिक्र किया। देखें मैंने कुछ दोस्त जो बाहर थे उनके आने से पहले मैंने जिक्र किया था कि जब हम टैक्सेशन बढ़ाते हैं, एनफोर्समेंट की तरफ लेके जाते हैं, तो एक जो बड़ा पुश बैक आता है वो ये है कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो क्यों नहीं कम हो रहा। तो अभी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने ये जिक्र किया कि इस साल 1.9% एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ भी हम कर रहे हैं वो कर्जा लेके कर रहे हैं। ये किस किस्म की इकोनॉमिक्स है कि कर्जा तो मैं और भी ले सकता हूँ, फिर आप ही मेरे से सवाल पूछेंगे कि आपके कर्जे बढ़ रहे हैं। सो द स्टार्टिंग जुलाई 1, 2025 आई स्टार्ट विद अ डेफिसिट। तो जो चीज़ भी मैंने करनी है वो कर्जा लेके करनी है बिकॉज ऑफ दैट खसारा। तो इसलिए हमें इसको बड़ा बैलेंस करके चलना है और इसको सर इन्फ्लेशन के साथ लिंक करके चलना है, ताकि कोई तो एक बेंचमार्क हो सके ना जिसके बेसिस में हम इसको आगे लेकर चलें। बहुत शुक्रिया। सर ऑन बिहाफ ऑफ द कम्युनिटी मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने पेन लिया, वो अपने ऑफिस से आए और उन्होंने आगे इशू रिजॉल्व। और दोस्तों का ये ख्याल था कि आपको खुद आना चाहिए था क्योंकि इशू रिलेट करता है आपकी वजह से। आप बात मुकम्मल कर लीजिए। आप बात हम सिर्फ पॉइंट नहीं देखिए, आराम से मैं आपको मैं मुदबाना तरीके से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कीजिए। ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपके पास जो इतने लोग बैठे हैं बड़े पावरफुल, कुछ भी करा सकते हैं सर, इसलिए हम सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पीसफुली कर सकते हैं। और जो कुछ आज हुआ है इसका हमने कल बता दिया था। कल हमने आपके लोगों की लिटरली मिन्नतें की, जो जर्नलिस्ट का काम नहीं होता कि ब्रीफिंग करते हैं, ये एक ट्रेडिशन है, ये मत अपनी एविडेंस में ले लें। हमारी बात मैं आपका यहाँ बैठ के इंतजार कर रहा हूँ। सेक्रेटरी फाइनेंस वहाँ गए हैं, आप बजट पे आ जाए। सर थोड़ा बजट है, सानू समझ ही नहीं कितने आई है। माय टू क्वेश्चन है बजट। आपने चूंकि बजट की आपने हुक्म दिया तो मैं बजट पे पूछ नहीं, अर्ज किया। माय क्वेश्चन इज, आपने डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जो टैक्सेशन की है और आपका जो अभी आप फरमा रहे थे, हमने सुना तो नहीं, लेकिन जो हमारे बैठे बात हुई, जो नजीब साहब फरमा रहे थे कि उसको इनकरेज करना है डॉक्यूमेंटेशन को,
आपके बजट का एक ऐसा प्रपोजल है कि अगर 20,000 रुपये तक की शॉपिंग की जाए तो उस पर 400 रुपये टैक्स है, अगर 21,000 रुपये की जाए तो 52 रुपये टैक्स है। आप कैश इकोनॉमी को इनकरेज कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं? 20,000 रुपये 2% रेट है, 21,000 ऑनवर्ड्स, मैं 5 लाख की भी करूँगा तो 0.25%। जरा इस पे क्या ये नॉर्मली क्यों है? सेकेंडली, कल आपने फरमाया कि जो ब्रेन ड्रेन मुल्क से हो रहा है तो आपने उसका नोटिस लिया और जो एक जुर्माना सबसे ज़्यादा टैक्स देने के ऊपर लगाया हुआ है 10%, उसमें आपने 1% कमी फरमाई। सर 1% कमी फरमाने से जो ब्रेन ड्रेन है वो कितना कम हो जाएगा? थैंक यू सर। शहबाज राना साहब, मैं शुक्रिया, अगर आप कुछ देर रुक जाते तो मैंने जो शुरू में बात की थी, मैंने सिर्फ 3 चीज़ों पे बात की थी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे, एंड आई होप आपके जो कुछ कॉलीग्स यहाँ बैठे हैं, मैंने ख़ास तौर पे टैरिफ पे बड़ी डिटेल में बात की कि क्यों हम रिफॉर्म्स जो हैं वो हम क्यों करने जा रहे हैं, एंड वाई, बिकॉज बार बार ये बात होती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो रही, राइट? तो उसमें ये जो मैं कल भी कहा कि दिस इज ईस्ट एशिया मोमेंट फॉर पाकिस्तान, तो मैं अब वो दोहरा नहीं सकता बिकॉज वी वो आप सुन लेंगे। इसी तरह मैंने शहबाज राना साहब कल भी ये जिक्र किया था कि दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। मुझे आप, चूँकि आप सब ऐसे कॉलीग्स हैं और लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को और इसकी इकॉनमी को बहुत देर से आप कवर कर रहे हैं, कोई 10 साल 11 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, पहले प्राइवेट सेक्टर में और अब इस नौकरी में। मैंने कोई चीज़ ऊपर जाते हुए नीचे आते नहीं देखी। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, या किसी दहाई में ये हो गया हो। मैंने तो पिछले 10-11 साल में चीज़ नहीं देखी, और वो भी 1 साल के अंदर, बिकॉज शहबाज राना साहब, इट स्टार्ट्स विद एक्नॉलेजमेंट। क्योंकि जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, जो मैं कहता हूँ कि ये जो है अनड्यू बोझ पड़ा। अब जो कुछ हमारे इस फिस्कल स्पेस में अवेलेबल था, दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, कि हम इंशाल्लाह, ये आपकी बात दुरुस्त है, आप तो ऊपर सरचार्ज पे चले गए हैं, तो हम जो निचली स्लैब्स हैं उसमें जो भी इजाफा में हुआ उसमें कम से कम हम कमी लाने की हमने कोशिश की है, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी। इसी तरह मिड साइज़ कॉर्पोरेट्स, आपने उसका जिक्र नहीं किया कि वहाँ भी ये कह सकते हैं कि ये सुपर टैक्स तो इतना है, आपने 0.5%, वो भी मिड कॉर्पोरेट, तो हमने वहाँ से शुरू किया कि जो SME है, जो मिड मार्केट है, कहीं वहाँ से तो शुरू करें ना, कहीं से शुरू तो करें। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त यही होगी कि इसको इसी तरह आप इसको समझें कि कोई चीज़ कभी जो रिवर्स नहीं हुई थी, हमने आपको कम से कम रिवर्सल में डाल दिया है, लेकिन भी इवेंचुअल एंड स्टेट ये नहीं है। तो अगर आप मेरी दरख्वास्त ये होगी, इसको इस तरह देखें कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को देखें, और इंशाल्लाह इसी तरह हम आगे लेकर चलेंगे, और जैसे जैसे स्पेस अवेलेबल होगी हम ये करते जाएंगे। मैं बड़ा क्लियर हूँ कि हर तरह हमने जिन सेगमेंट्स पे अनड्यू बोझ पड़ा है, वेदर इज़ द फॉर्मल सेक्टर, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द सैलरी क्लास, आई हैव बीन सेइंग इट रिपीटेडली कि हम कम से कम आपको अंदिया तो दें कि हम सीरियस हैं, वरना तो ये कुछ भी हम किसी जगह भी और कहीं ये इस्तेमाल कर सकते थे। तो दिस इज़ जस्ट ए सिग्नलिंग फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव इन द राइट डायरेक्शन। अब आप जी जो शहबाज राना साहब ने बात की है, और इन्होंने आज ये भी एक बात की है कि ये यूथ और वेमेन और इसके ऊपर ये बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा, तो आप इसका जवाब दें। सर, सबसे पहले तो जो राना साहब ने बात की रेट्स वाली, टैक्स रेट्स वाली, हमने आपसे कहा हम स्टेक होल्डर से बात करके रेट्स किए हैं। देखें, पहले तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं, आप वो रेट्स पे सीधा आ जाए। अच्छा, रेट्स पे अगर हम स्पेसिफिक आते हैं तो इसमें कैटेगरीज हमने इसलिए बनाई हैं कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। जिस तरह की प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उसी प्रोपोर्शन में इनकम टैक्स लेना चाहिए। और जब हमने डिफरेंट जो रिटेल के आइटम्स हैं उनको जो ई-कॉमर्स पे सेल की जा रही हैं उनको जब हमने एक्सप्लोर किया, तो जो हाई वैल्यू आइटम्स थे वो इलेक्ट्रिकल गुड्स थे या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे। जब आइटम की वैल्यू 2 लाख रुपए की हो और वो सेल हो, तो जो सेल करने वाला है वो 1% के प्रॉफिट मार्जिन पे, 0.5% के प्रॉफिट मार्जिन पे सेल कर देता है। तो जो 20,000 से ऊपर वाले आइटम्स थे उसका हमने टैक्स रेट 0.25 रखा, क्योंकि ये इंडस्ट्री का अपना इनपुट था और कंज्यूमर्स का इनपुट था।
और उसके बाद क्लोथिंग थी, जो बुटीक्स में लोग हाई वैल्यू कपड़े लेते हैं, जो यूजुअली सूट 15,000, 18,000, 12,000 इस तरह का आता है, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी 10, 15, 20% होता है। वहाँ पे हमने टैक्स रेट 2% रखा। वो जो ग्रोसरी आइटम्स थे वो भी कम प्रॉफिट मार्जिन के थे, लेकिन नेचुरली इलेक्ट्रिकल गुड्स से ज़्यादा थे, तो वहाँ पे हमने 1% रखा। हमने वो पुरानी पॉलिसी नहीं की कि सबको हम एक ही उसमें उन्हें सफ़र करवाएं। वो रेट। शहबाज साहब एक सप्लीमेंट्री सवाल करना चाहते हैं, धूम में भी खड़े रहे। करें जी, करें जी जी प्लीज़। सर आपका मकसद क्या है? आपका मकसद उनके प्रॉफिट मार्जिन का ख्याल करना है या आपका मकसद जो है कैश इकोनॉमी को डिस्करेज? नहीं, मैं बताता हूँ शहबाज, आप सर समझ आ गया सवाल? 0.25%। सर अर्ज तो सुने सर, अब अर्ज तो सुने सर। देखिए, दो बातें डिफरेंट हैं। एक ये है कि ये टैक्स क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके नतीजे में इकानमी के स्ट्रक्चर, इकानमी की सेगमेंटेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। और जो रेट डिफरेंशियल है वो सेपरेट क्वेश्चन है। तो पहले हम सेकंड वाले क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हैं, जो शहबाज साहब ने बाद में की है, हालांकि पहले करनी चाहिए थी। मेरे दोस्त हैं तो ज़रा कभी कभी तरतीब बदल लेते हैं। तो इन्होंने जो सेकंड में क्वेश्चन किया है वो ये है कि आपके पास दो तरह की इकोनॉमीज चल रही है। एक फॉर्मल रिटेल सेक्टर है। फॉर्मल रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू एडिशन उतनी होती है जितनी आपके ऑनलाइन रिटेल सेक्टर में होती है। जो मैं जूते जाके दुकान से खरीदता हूँ या जूते ऑनलाइन खरीदता हूँ, दोनों में कंजम्पशन टैक्स कंज्यूमर पे कर रहा है। क्या उसको जो घर से ऑनलाइन ऑर्डर करे उसे कंजम्पशन टैक्स पे नहीं करना चाहिए, या जो उसका इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो पे नहीं होनी चाहिए? तो इस सवाल का जवाब तो ना में है। तो क्या हम ये छोड़ दें कि वो लोग जो फॉर्मल कंप्लायंट सेक्टर में पीओएस सिस्टम के ऊपर अपनी सेल फुली रजिस्टर करा रहे हैं, वो सेल्स टैक्स भी दे रहे हैं और अपनी इनकम का भी पूरा हिसाब दे रहे हैं, वर्सेस उन लोगों के जो ऑनलाइन बेच रहे हैं, ना उनका कोई इनकम का हिसाब है ना उसका हिसाब है, वो कैश के ऊपर डिलीवरी दे रहे हैं। आपको पता है मैसिव कैश डिलीवरी, आप सब लोगों के हमसायों में ये कैश डिलीवरी वाले लड़के डेली बेसिस के ऊपर आते हैं। और ये अब साइज छोटा नहीं रहा, ये साइज बहुत बढ़ गया। इतना बढ़ गया है कि जो ऑल पाकिस्तान रिटेलर एसोसिएशंस हैं, जो फार्मल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वो हज़ारों दफ़ा हमारे पास आए कि हमारी मार्केट जो है वो जा रही है, और जा इसलिए है कि हम उसी 18% टैक्स रिजीम के ऊपर हैं और ये नहीं है। तो अगर आप 18% का डिफरेंशियल क्रिएट करेंगे तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड को ख़त्म करेंगे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड को रेस्टोर करने के लिए ये किया गया, ये तो इसका राशनल है व्हाई वी आर डूइंग इट। अब जो डिफरेंशियल है वो नजीब साहब ने आपको बताया है कि रफली 3-4 तरह के आइटम्स आते हैं। अगर उन्हें लार्ज स्लैब में रखें तो एक लो कॉस्ट आइटम है 2-4 हज़ार रुपये की, कोई ग्रासरी आइटम आ गया, कोई इस तरह की चीज़ें आ गई 5-6 हज़ार रुपये की। फिर एक कपड़ों का सेगमेंट है जो रफली 10 से 20,000 के दरमियान है, और फिर ज़रा महंगी चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है 20,000 प्लस। इसकी मज़ीद सेगमेंटेशन भी की जा सकती थी, लेकिन टू स्टार्ट विद नहीं की गई ताकि ज़रा सादा रहे मामला। अब जहाँ तो बैंक है वहाँ पे जब बैंक से पेमेंट, जब वो विद होल्डिंग एजेंट है तो उसे आइटम नहीं पता होता क्या है, तो वहाँ उसकी जो वैल्यू ऑफ ऑर्डर है उसको एज ए प्रॉक्सी यूज़ किया गया है। लेकिन जहां कोरियर है वहां एग्जैक्टली आइटम वाइज लिखा गया है, अगर आपने वो पढ़ा हो, और उसमें इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथिंग और ग्रासरी की तकसीम की गई है। और आपको पता है ग्रासरी और क्लोथिंग के दरमियान क्लोथिंग में प्रॉफिट मार्जिन हायर है, ये आप मार्केट से चेक कर लें, आप लोग सब मामले को जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसमें वैल्यू ऑफ आइटम ज़्यादा होती है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल है, जिसके जो सवाल पूछना चाह रहे हैं शहबाज साहब कि उसके पीछे असूल क्या है। असूल प्रॉफिट के साथ प्रोपोर्शनैलिटी का है। थैंक यू। सर मुझे ये बता दें सबकी तरफ जहाँ पे ये जरा मुदस्सर यार वो सर इस तरह ना करें, आपने तरसों भी इसी तरह किया है भाई, आपका नाम आएगा, क्वेश्चन करने दीजिए प्लीज। अभी आप सवाल पूछना चाह रहे हैं शहबाज साहब कि उसके पीछे असूल क्या है। असूल प्रॉफिट के साथ प्रोपोर्शनैलिटी का है। थैंक यू। सर मुझे ये बता दें सबकी तरफ जहाँ पे ये जरा मुदस्सर यार वो सर इस तरह ना करें, आपने तरसों भी इसी तरह किया है भाई, आपका नाम आएगा, क्वेश्चन करने दीजिए प्लीज। अभी आप बात कीजिए जी, आप बात कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मरहम साहब ने कहा कि
सर्कुलर लेवल जो डेट आपने सरचार्ज लगाया है और नेफ्रेक्टिव तमीम की बात की कल बजट स्पीच में, उससे ये एक तासुर जा रहा है कि शायद ये सरचार्ज बिजली के बिलों के जरिए वसूल किया जाएगा। एक तो थोड़ा उसको एलैबोरेट कर दीजिएगा। सेकेंडली ये बताइएगा कि आपने नेक्स्ट फिस्कल ईयर में जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है या सिर्फ सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ है उसको देखते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का टारगेट आपने क्या रखा है अपनी कैलकुलेशन में कि नेक्स्ट ईयर इकोनॉमी कितनी जॉब कंट्रीब्यूट करेगी? अच्छा, ये जो पहला सवाल है सर, एक्चुअली ये आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है। अच्छा, देखिए ये जो पहला आपका सवाल है सरचार्ज वाला, ये एक्चुअली तो ये पावर डिवीजन का बिल था जिसमें हमने अमेंडमेंट की है। ये आपको पता है एक डीएसएस ऑलरेडी उनके पास लिमिट है, ये लगाया नहीं गया, उसकी लिमिट को एडजस्ट किया गया। पावर मिनिस्टर के पास जब आपकी ब्रीफिंग होगी तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं सिर्फ अपने बैकग्राउंड की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ कि एसेंशली पावर सेक्टर में वो एक मेजर रिफॉर्म करना चाह रहे हैं जिसमें वो महंगे क्रेडिट को सस्ते क्रेडिट से बदलना चाह रहे हैं। उसके लिए एक एनेबलिंग प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्निकली आपका ऑलरेडी बेहतर होगा कि पावर मिनिस्टर या सेक्रेटरी पावर से इसको एड्रेस करें। तो वो आपको बता दें इस वक्त कोई रेट नहीं बदल रहा, उसकी एक एनेबलिंग प्रोविजन ये कल पावर मिनिस्टर ने कैबिनेट में भी बताया। थैंक यू। राणा साहब बारी आएगी तो नहीं यार, देखो मुदस्सर ने कोई 6 दफा हाथ खड़ा किया है, उसको अब मैं बारी दूंगा सर, मतलब अभी एक क्वेश्चन ले लीजिए। जी बताइए, बताइए सारा ये सेकंड ले लेते हैं। मुदस्सर साहब नाराज हो रहे हैं, उनसे सुन लो। सर, चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असेंबली की सैलरी हो गई है 13 लाख रुपए, अरकान पार्लियामेंट की सैलरी हो गई है ऑलमोस्ट मोर देन 5 लाख, लेकिन आपने मिनिमम वेज 37,000 पे ही मेंटेन रखा है। आपको पता है कि गरीब आदमी जो मिनिमम वेज वाला है वो कैसे सर्वाइव करता है, उसका मिनिमम वेज क्यों नहीं रिवाइज किया गया? जबकि होना तो ये चाहिए था कि जो 1 जुलाई 2025 से मिलिट्री जो एम्प्लॉयज हैं उनको कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में बात चेयरमैन एफईआर इस पे बात करेंगे। मैं दोबारा गुजारिश करता हूं कि अगर आप यहाँ मौजूद होते तो हमें ये रिपीट ना करना पड़ता, लेकिन आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर एंड यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन।